होना है। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सर ये कमेंट अभी विसर्जन चल ही रहा है। अच्छा, मैं तो जिस एरिया में थी वो उसी, तो विसर्जन कहीं हो रहा होगा ना, दुर्गा पूजा। नहीं ऑन है। अब 5 दिन मस्ती हो गई। अब मस्ती नहीं किया क्या तुम लोग भी ना? इतना पढ़ पढ़ के कहाँ जाओगे? थोड़ी सी मस्ती कर लो। मैं तो 5 दिन में बुक्स ओपन भी नहीं की, आज ही की हूँ। पढ़ाना था तो। क्या? मैं नहीं, घर नहीं गई थी मैं भी। अब दिवाली में जाऊंगी। आज से मध्यकालीन शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं हिस्ट्री खत्म करके जल्दी से बिहार स्पेशल की तरफ बढ़ें, क्योंकि प्रश्न जो ज्यादातर फंसते हैं वहां से नहीं बनते हैं। इस वीक से कोशिश इससे पहले ही कर देंगे मध्यकाल को खत्म करने की। तो थोड़ा सा मध्यकाल में पहले आप लोग समझ लीजिए कहानी। जो पूर्व मध्यकाल था, यानी कि जिसे हम कह सकते गुप्तोत्तर काल, वो शासनकाल। और जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया तो देखेंगे बहुत सारे शासकों के ही शासनकाल में हुआ। जैसे जो गुजरात के शासक थे चालुक्यों के शासनकाल में, कश्मीर के शासन के जो थे कारकोट वगैरह, उनके शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा मुस्लिम शासन। इसके अलावा जो चौहान वंश थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान वगैरह, इनके पैरलर यानी कि जो पूर्व मध्यकाल था या गुप्तोत्तर काल जिसको बोलते हैं, इनके। तो सबसे पहले उनका, अच्छा, जो मुस्लिम आए थे भारत में उनका उद्देश्य क्या था? शुरुआती था, पहले तो उन्हें धन लूटना था। उसके बाद उद्देश्य हुआ एक, कह सकते हैं, विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना जितना हो सके। यानी क्योंकि उनका जो है धर्म पे जो है आधारित ज्यादा होता है, वो इस्लाम को मेन मानते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था, वो 2 आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। 711 में जो है 2 आक्रमण आपको देखने को मिलेगा भारत में। सिंध पर किसने किसने किया था? तो पहला आक्रमण किया गया था जो था, ये कहानी बस समझनी है, उसका नाम था उबैदुल्ला, इसने किया। और एक शासन वो किया गया था, उसका नाम था बुंदेला। इन दोनों ने किया आक्रमण पहले, सबसे पहले। तो ये दोनों क्या हुए? असफल रह गए। नेक्स्ट आक्रमण होता है 1712 में, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये कहां के थे? अरब। शुरुआती जो आक्रमण मुस्लिमों का हुआ था वो अरब द्वारा हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि भले ही अरब ने पहले जो है भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी थी, पर मेन किसकी रखी गई थी? तुर्कों द्वारा रखी गई थी। तो इनका लगभग जो शासन रहा, लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इस बीच कहा जाता है किसी अन्य विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा जो है आक्रमण भारत पर नहीं किया गया। इनकी कहानी के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक मारा जाता है, यानी मर जाता है, तो होता यह है कि उस समय लगभग जो शासन काल था, माना जाता है इसने कहां कहां शासन किया था? तो एक सिंध पर, और सिंध से आगे बढ़ते हुए मुल्तान पर। तो कुछ समय पश्चात ऐसा माना जाता है, लगभग 9वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है कि यहां से क्या हुआ, स्वतंत्र राज्य बन गए। यानी सिंध पर जो शासन था और मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पश्चात, कह सकते हैं, यहां पर किसका शासन हो जाता है? स्वतंत्र शासन हो जाता है।
बस कहानी को समझो, यहां से प्रश्न कम ही बनते हैं। मुहम्मद बिन कासिम से एक जो प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से कि मुहम्मद बिन कासिम के साथ कौन कौन से विदेशी यात्री या फिर विदेशी नागरिक जो है आए थे। तो याद रखिएगा, तीन चार का नाम। सबसे पहले कौन आया था? अल बरूनी। रचना क्या थी? किताबुल हिंद। दूसरा कौन आया था? फिरदौसी। रचना क्या थी? इसकी रचना थी शाहनामा। इसकी रचना थी किताब उल हिंद। पता है कम बच्चे होते हैं ना तो टी हाँ वो सॉरी, हाँ मोहम्मद बिन कासिम के समय नहीं आए थे ये लोग। अच्छा ये तो तुर्कों के समय, हाँ मोहम्मद बिन कासिम के समय नहीं आए थे, सॉरी। हाँ मोहम्मद जब, तो ये हुआ स्वतंत्र, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास फिर कौन आए भारत पे आक्रमण किया? तुर्कों ने आक्रमण किया। क्योंकि जो शासक था उसका नाम क्या था पहला? हाँ गजनी। गजनी माना जाता है कि 998 में जो है किसका पुत्र ये था? इसका पिता का नाम था, ये इसका बड़ा पुत्र था, तो ये वहां का शासक बना था। तो इसने 1000 में जो है पहला आक्रमण जो है करता है इंडिया पर। और 1000 से कब तक करता है? 30 में इसकी मृत्यु होती है। तब तक 17 बार जो है भारत पर आक्रमण करता है। ये कहानी आपने पढ़ी होगी। इसमें मुल्तान पर, सिंध पर, ग्वालियर पर, इसके अलावा थानेश्वर, कनौज पर करता है, बुंदेलखंड पर। अंतिम जो करता है ये सिंध लौटते हुए जाटों पर करता है। जो सिंध के जाट थे, याद रखिएगा, राजस्थान के जाटों पर नहीं, सिंध उत्तर पश्चिम के जाटों पर इसने आक्रमण किया था। तो इसके समय के आक्रमणों में से एक दो जो पूछा जाता है, एक सोमनाथ पर जो इसने किया था। तो इसके शासनकाल में एक बात, जो चार शासकों के नाम वो यात्रियों के याद रख लीजिएगा, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी। ये चार बस याद रखिएगा। ये गजनी के समय हुआ। गजनी के बाद फिर किसने आक्रमण मेन किया था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने जो स्टार्ट किया था, कब किया था? 1075 में पहली बार। और इसके शासनकाल की चार घटनाएं याद रखिएगा, एक तराइन का प्रथम, दूसरा चंदावर, और सबसे अंतिम जो था 1205 में जो इसने पंजाब पर आक्रमण किया था। कौन से जनजाति वहां पे थे? गखर एक जनजाति थे, उन पर आक्रमण किया था। और उसी समय करने के बाद जब ये 1175 है, 1206 में जब ये सिंध जाता है, सिंध के रास्ते यानी उत्तर पश्चिमी से लौट रहा है, तो ये मारा जाता है। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो अब जो हमें पढ़ना है, ये बस स्टोरी है, पढ़ना यहां से है। अच्छा सर ने सेव नहीं किया, कुछ करना है? अच्छा ये बस स्टोरी है, जिससे आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए कि कब आक्रमण हुआ, क्या हुआ। आप दोनों पहली बार आए हुए हैं क्लास में? ओके। ये जो आया था 1175 में, लिख लो, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से पहले याद रखेगा मुयुद्दीन गोरी ने शासन किया था। सबसे पहले तुर्कों में अल्पतगीन, उसके बाद सुबुतगीन, उसके बाद गजनी, उसके बाद मुयुद्दीन गोरी ने, और फिर मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी ने, अब यहां से कहानी जो है हमें पढ़नी है, शुरुआत करनी है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। तो हमें दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों को पढ़ना है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूं, आप लोग भी पता है कब से कब तक, वो तो नॉर्मल है, शासन कब से कब रहा। दो तीन बातें जो याद रखिएगा इसमें, दिल्ली सल्तनत में कब से कब तक शासन था? 5 शासक जो थे, उन्हें पता है?
दिल्ली सल्तनत। तो इसमें 1206 में जब मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी? अब यहां से कहानी समझते जाना। यहां से कौन पहला वंश था? एक क्रम याद रखना हमेशा, एक क्रम हुआ उनके शासन का, गुलाम, ममलुक लिखो, ये कौन सा क्रम है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और अगर पूछा जाए कि आप एक क्रम ये बनाइए कि वर्ष सबसे अधिक किसने शासन किया, तो सबसे पहला कौन होगा? उसके बाद सैयद ने शासन किया था। इनका कितना था? 1290, ठीक। 1290 से 1320, इन्होंने 1414, इन्होंने 51। अब बताओ कौन सा होगा? सबसे ज्यादा शासन किसने किया? 1551 से 1526, ये 1206 से 90, कितने साल शासन किए? यहां 4 घटा लो, 84। और उन्होंने कितना किया, लोदियों ने? 51 से 1526, तो 26 उधर शासन किया और इधर कितना? हाँ, तो ये ज्यादा किया ना शासन। तो ममलुक। उसके बाद शासन किसका हुआ? लोदी। उसके बाद सैयद, और उसके बाद शासन खिलजी। ये क्रम बस याद रखना, ऐसे ही पूछा जा सकता है। ये जो क्रम है हमेशा देखिए, ये सर्वाधिक, सही क्रम, यानी सबसे अधिक किसने शासन किया, ये बस याद रखना। इससे प्रश्न, इससे बन सकता है, इससे भी प्रश्न बन सकता है, क्रम क्या है, क्योंकि आपको क्रम सिंपल याद होना चाहिए। किसने सबसे अधिक, तो तुगलकों ने, ममलुक, लोदी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में किसने शासन किया और सबसे कम, तो क्रम पता होना चाहिए, क्रम भी पूछा जा सकता है। हो गया? तो सबसे पहले किस वंश के बारे में पढ़ना है हमें? ममलुक वंश, जिसे हम और किस किस नाम से जानते हैं? गुलाम या दास वंश, 3 नामों से जाना जाता था। तो यहां पर जब कहानी कब की होगी? जब 1206 में किसकी मृत्यु होगी? अब कहानी को समझो। जब मोहम्मद गोरी का शासन रहा था भारत में, तो लगभग माना जाता है लाहौर, आगरा, अलीगढ़, इसके अलावा सिंध, मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों पर, सियालकोट, इन सभी पर मोहम्मद गोरी का अधिकार था। तो जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसके 3 दास थे। पहली बात यहां रखना है, इस व्यक्ति के 3 दास थे। और वो 3 दास कौन थे? पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन था? उसका नाम था ताजुद्दीन, नाम था ना, ताजुद्दीन उलदोज, उलदोज ही तो था, यल था, कहीं कहीं ऊ भी लिखा है ये। और तीसरा क्या था? नासुरुद्दीन कुबाचा। ये तीनों जो है इसके क्या थे? दास थे।
और ये कहीं ना कहीं के तीनों क्या भी थे, जागीरदार भी थे, क्योंकि यहाँ जागीरदारी प्रथा चलती थी। कोई भी एक क्षेत्र, जो अमीर वर्ग भी हम पढ़ते थे, वो कहीं ना कहीं जागीर वालों को ही बोला जाता है। अमीर वर्ग जो लिखा जाता है हर बार, अमीर वर्ग, इनका कार्य क्या था? अमीर वर्ग का ये प्रशासन को देखते थे, प्लस इनकी जो है सामाजिक स्थिति जो थी वो सुदृढ़ थी। यानी कि कह सकते हैं कि समाज में इन्हें जो है एक अच्छे नजरिए से देखा। और वर्तमान में भी क्या होता है, जिसके पास संपत्ति होती है उसे हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। कि हाँ, गांव में देखिएगा आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के दरवाजे पे 10 लोग जाके बैठते हैं, क्योंकि वो संपन्न है। तो कहीं ना कहीं अमीर वर्ग वही था जो प्रशासन के कार्यों में भाग लेता था, और जो सामाजिक जिनकी स्थिति जो थी बहुत अच्छी थी। तो ये तीनों जो थे अलग अलग क्षेत्रों के मोहम्मद गोरी के शासन काल में जागीर थे। कहीं की जागीर वही होता है जिन्हें वहां का प्रशासन चलाना होता है, और उन्हें जो वहां पर जागीर दी जाती है उन्हीं से उस प्रशासन का सारा खर्च निकालना होता है उस भूमि से। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि पहले शुरू में ही बहुत पहले ये तुर्किस्तान के एक घर में जब जन्म लिया था, तभी इसे जो है बाजार में दास के रूप में बेच दिया गया था। लेकिन जिस दास के यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा गया था, वो फारस का राजा था जिसने इसे खरीदा था। उसने क्या किया, इसकी कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता देकर कि बहुत अच्छा योग्य बच्चा है, तो इसे तीरंदाजी सिखाता है और इसे घुड़सवारी सिखाता है। कब? जब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम नहीं बना था, उससे पूर्व ये फारस के एक शासक के यहाँ दास के रूप में खरीद लिया गया था। जब ये बहुत छोटा था, माना जाता है कि 6-7 साल का था, तभी इसके माता पिता इसे फारस के एक राजा के हाथों में बेच चुके थे दास के रूप में। वहां ये तीरंदाजी सीखता है, घुड़सवारी सीखता है, और इससे कहा जाता है फारसी और तुर्की का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये सोचो, जिसे पढ़ाया नहीं जाता था उसके बावजूद इसे फारसी और तुर्की का अच्छा ज्ञान था। तो एक दिन ये बाजार में तीरंदाजी कर रहा था, घुड़सवारी, तो मोहम्मद गोरी की नजर इस पे पड़ती है। तो मोहम्मद गोरी पूछता है कि ये किसके यहाँ, तो उस राजा का ये दास है। तो ये क्या करता है, फिर मोहम्मद गोरी उस फारस के राजा से कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है, तो ये फिर इसका दास बन जाता है। तो मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद ये क्या करता है कि 2 क्षेत्रों को छोड़ देता है। एक पर नासरुद्दीन कुबाचा जागीरदार के रूप में था, और एक पर ताजुद्दीन कबूचा, यानी कि ये सिंध और मुल्तान को छोड़ के बाकी सभी क्षेत्रों को मिलाकर ममलूक वंश की नींव रखता है। याद रखिएगा, इसके क्षेत्र में सिर्फ 2 क्षेत्र नहीं आए थे, सिंध और मुल्तान, जबकि मोहम्मद गोरी के शासन काल में सिंध मुल्तान भी उसी के हिस्से में जागीरदार। और माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही उसने पहली बार जो है एक जागीरदार के रूप में या इक्तेदार के रूप में नियुक्त किया था। उसके बाद बाकी लोगों को इसने जो है वहां का गवर्नर कह सकते हैं या किसी भी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन शुरू किया, तो इसने शासन कहां से शुरू किया? लाहौर से। यानी कि राजधानी कहां थी? स्टोरी बस समझना, मध्यकाल में सिर्फ स्टोरी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत फैक्ट्स आसानी से याद हो जाता है। राजधानी बना लिया, इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश हुआ, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसने भी लाहौर से शासन किया, और इसके पश्चात जो इसका पुत्र नियुक्त हुआ उसने भी लाहौर से ही शासन किया। तो ये जब लाहौर से शासन शुरू किया, यहाँ पर राजधानी बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि मेरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी जो है अच्छी नहीं है, तो इसने वैवाहिक नीति अपनाया। और हम प्राचीन समय काल में भी कई शासकों के बारे में पढ़े थे कि उन्होंने वैवाहिक नीति के तहत क्या किया था, अपनी स्थिति राजनीति में सुदृढ़ की थी। तो इसने क्या किया, जो वैवाहिक नीति में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया, वो 3 कार्य किए गए। पहला इसने जो कार्य किया, ये जो कौन था, यलदोज,
इसकी पहले हेडिंग बना लो, वैवाहिक नीति के तहत राजनीतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना। तो इसने तीन जो है विवाह में तीन नियम लाए। पहला क्या किया, यल्दोज की पुत्री से, उसका नाम पता नहीं क्या था, स्वयं विवाह कर लिया। अब आप किसी के यहाँ वैवाहिक रिश्ते कर लोगे तो इतना तो है कि वो आप पर आक्रमण वैसे नहीं करेगा, आपके साथ उसके जो है मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाएंगे। खैर, युद्ध में माना जाता है कि सब कुछ जायज है, तो पुत्र और बेटे में, पिता में भी युद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का जो है तरीका था, लोग वैवाहिक नीति अपनाते थे। जैसे कि हमने अकबर के भी शासनकाल में देखा, वो राजपूतों से करते हैं, जहांगीर के शासनकाल में हुआ, ठीक वहीं औरंगजेब ने उस प्रथा को समाप्त किया है। तो फिर इसने दूसरा किया कि कुबाचा जो था अपनी बहन का शादी कर दिया। ये गजनी के थे, ये लोग भी दास थे, तो ये लोग गजनी के थे। फिर एक तुर्की दास था, उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो तीन विवाह इसके समय याद रखिएगा, दो तीनों दासों से ही, क्योंकि वो खुद भी दास था तो उसे कोई दिक्कत थी नहीं, ये लोग भी दास थे, तो दास से ही जो है, एक से खुद शादी किया, एक की पुत्री से, एक की बहन से अपनी बहन का शादी कर दिया, एक से अपनी बेटी। और यही जो है इसका दामाद आगे जाकर दिल्ली सल्तनत का नींव रखेगा, क्योंकि इसने शासन कहां से शुरू की, दिल्ली से शासन की। तो ये एक कार्य किए गए। अब हम यहाँ देखते हैं कि उसके द्वारा और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए गए, क्योंकि प्री में जो प्रश्न बनेगा यही बनेगा, जो भी कार्य किए जाते हैं। इसलिए प्री में हमेशा उन पॉइंट्स को, स्टोरी समझो और फैक्ट्स को याद रखो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेंस और यही फैक्ट्स को आंसर राइटिंग जब, क्योंकि वैसे ये सब प्रश्न जो होता है आप अगर मेंशन करोगे तो लगेगा कि आपको फैक्ट्स भी पता है और कॉन्सेप्ट भी पता है। तो अब लिखते हैं कि इनके द्वारा किए गए सुधार कार्य, इनके शासन काल में किए गए सुधार कार्य। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान की उपाधि दी गई थी, जैसे कि मुगल काल में बादशाह कहे जाते थे, लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसने कभी सुल्तान की जो है पदवी नहीं धारण की थी। तो पहला पॉइंट नोट करिए कि सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। तो जब सुल्तान नहीं किया तो कुछ ना कुछ उपाधि से अपने शासनकाल में ये जाना गया होगा। तो किस शासनकाल से जाना, किस नाम से जाना गया था, मलिक, और एक नाम क्या कहलाता था, हाँ ये दो। अब आप देखेंगे कि मलिक जो उपाधि है वो मुसलमान भी लगाते हैं और जाट भी मलिक लगाते हैं। अब ये मलिक जो सरनेम उन्हें मिला है, कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है कि वो मुस्लिमों का जब शासन रहा हो तो वो लोग इक्तेदार रहे हों, और इसीलिए उन्हें ये उपाधि, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला जो इक्तेदार नियुक्त किया था, किसे किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जो ये उपाधि जाटों में, अभी देखेंगे कि बहुत लोग मलिक सरनेम लगाते हैं, या फिर मुसलमान देखेंगे मलिक नेम लगाते हैं, वो कोई नहीं, उस यानी कि मध्यकाल के शासन काल में इनके जो पूर्वज रहे होंगे वो कहीं ना कहीं कहीं के इक्तेदार होंगे, और वही इक्ते को जो है उन्होंने अपने सरनेम के रूप में यहां से मलिक लेकर लगाया होगा। क्योंकि बहुत लोग देखोगे अपने गांव का सरनेम लगा लेते अलग, तो वही जो सरनेम मध्यकाल में उनके पूर्वजों का रहा होगा और वही इस रूप में आया, तो ये उपाधि धारण की। दूसरा, इन्होंने, आपने पढ़ा होगा मुसलमानों में खुतबा पढ़वाना कहा जाता है।
जो प्रत्येक शुक्रवार को जो मुसलमान जाते हैं मस्जिद में, जिसे कहा जाता है, वो कुछ नहीं, वही होता है खुतबा पढ़ना। खुतबा होता है एक सार्वजनिक उपदेश देना। किसका? तो इस्लामिक धर्म का जो सार्वजनिक उपदेश दिया जाता है वो खुतबा के रूप में जाना जाता है। और आप देखेंगे कि वो शुक्रवार को जाएंगे, वहां पढ़ते हैं, वो क्या होता है, वो वही बताया जाता होगा ना कि इस्लाम धर्म में क्या क्या नियम है, इस्लाम के को क्या जो है फॉलो करने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वो थोड़े कट्टर होते हैं अपने धर्म के प्रति। तो खुतबा जो पढ़वाया जाता है उसी, किसी को अगर कोई हो तो माइंड ना करें। उन्होंने अपने सिक्कों पर, सॉरी, उन्होंने अपने नाम से सिक्के नहीं चलवाए तथा खुतबा नहीं पढ़वाया। यानी कि प्राचीन समय काल में भी देखे कि लोग सिक्कों पे जो है अपने शासन का नाम लिखते थे, या किसी देवी देवता का नाम लिखते थे, या जो वहां की राजकीय भाषा होती थी उसमें कुछ ना कुछ अंकन कराते थे। लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने नाम से कोई भी सिक्का नहीं जारी किया था, ना ही जो है खुतबा जो है अंकित करवाए थे। यानी सिक्कों पर भी खुतबा अंकित करवाया जाता है और ना ही पढ़वाया था। इसके अलावा इसके शासनकाल में एक बात और याद रखिएगा कि इसे जो है कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि। क्यों दिया गया था? क्योंकि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जो अधिक से अधिक दान पुण्य करता हो, और अधिक दान पुण्य करने की वजह से जो है लाखों का वहां पर माना जाता है कि दान की अर्हता था, इसलिए उसे लाख बख्श की जो है, ब है वो नहीं लिखना है, ब, बख्श की उपाधि जो है दी गई थी। अच्छा बख्श है ना, बख, हाँ, की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, और क्या किए थे इसके शासनकाल में? हम्म, इसके शासनकाल में पहला जो बनाया गया था मेहरौली में, जो कहां पर है? दिल्ली में। मेहरौली में किसका निर्माण किया गया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। उसके अलावा अजमेर में क्या बनवाया था? 2.5 दिन का क्योंकि शायद ये माना जाता है कि 2.5 दिन में ही बन गया था, इसलिए ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा क्या किया और क्या कार्य किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो कुतुब मीनार की नींव किसकी स्मृति में रखा था? ये प्रश्न है आप लोगों से। कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में जो है इसने ये कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में। इसके गुरु थे, यानी ये शिष्य था। अच्छा, जो भारत में चिश्ती संप्रदाय है, जब हम सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो किसके साथ भारत आए थे? वो भारत किसके साथ आए थे? किसके साथ? हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं। हाँ, मोहम्मद गोरी के शासनकाल में वो भारत आए थे और उन्होंने ही आकर जो है चिश्ती संप्रदाय का जो है नींव रखा था। तो ये जो थे बख्तियार ख्वाजा के, तो ये जो नींव इन्होंने रखी, यहां हमने क्या पढ़ी? क्योंकि नींव रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या इन्होंने की? शुरुआत की थी। तो अब इसे पूरा किसने कराया? लेकिन इल्तुतमिश ने सिर्फ 4 मंजिल बनवाया था। इल्तुतमिश के शासन काल में कुतुब मीनार जो है सिर्फ 4 मंजिला बना था। फिर जब आया उसके बाद शासनकाल किसका आता है?
सिकंदर लोदी, लोदियों में सिकंदर लोदी ने जो है क्या किया था, 5 आदमी का नाम याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने क्या कराया था, इसका मरम्मत कराया था। लेकिन जब तुगलकों में फिरोज शाह तुगलक का शासन काल आया तो एक बार बिजली गिरने से ये चौथी जो मंजिल थी वो खराब हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, चौथी प्लस पांचवी मंजिल उसे तोड़ के बना देता है। इसने वो चौथी मंजिल तुड़वाकर उसके स्थान पे 2 मंजिला बना देता है, क्योंकि एक मंजिल बहुत ऊंचा होता है, तो जब कोई मीनार होती है तो जितना ऊंचाई पे जाओगे उस पे ना टूटने का डर होता है, और कम कम ऊंचाई पर जो है लिंटर कस के ये जो दे दिया जाएगा, तो ये कर दिया। एक और व्यक्ति का नाम आता है कि इन्होंने जो है इतिहासकार हैं जिन्होंने मरम्मत का कार्य कराया है, तो याद रखिएगा R.S. स्मिथ। इन 5 लोगों का नाम हमेशा कुतुब मीनार से जोड़ के रखिएगा। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में मरम्मत कराया, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी और पांचवी मंजिल बनवा दी, और R.A. स्मिथ एक इतिहासकार हैं जिन्होंने उसके मरम्मत के कार्य कराए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतने पॉइंट्स जो है सफिशियंट हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी 1-2 पॉइंट अगर कुछ छूट गया हो तो मैं देख ले रही हूँ। हाँ, अभी तो मरेंगे तब ना, क्यों मार रहे हो। कार्यों में मैं देख ले रही हूँ। हाँ, ये सिंपल पूछ देगा किसके समय काल में बना है, क्या है। कौन सा टूटा कहाँ है। अच्छा, ये हाँ, ये बोल रहे हो कि किसको तोड़ के, हाँ इन लोगों ने हिंदुओं के ही, हाँ तो ये वहां पर एक संस्कृत कॉलेज था, और यहाँ पर एक बाद में मेओ के शासनकाल में अजमेर में बहुत फेमस विश्वविद्यालय भी बना था, लेकिन वो जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे तब वहां पर है। तो इतने 4-5 ही पॉइंट, इतने पॉइंट से प्रश्न बनेंगे। लास्ट में क्या हुआ था कि वो पोलो जो एक गेम होता है, कहीं ना कहीं हॉकी जैसे खेला जाता है, सेम उसी तरह खेला जाता है, तो पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु कब हुई होगी, 1210 में। तो 1210 में जब इनकी मृत्यु होती है तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का था इक्तेदार या गवर्नर, बदायूं का। लेकिन यहाँ जो अमीर वर्ग, अभी तक अमीर वर्ग किसका शासन चल रहा था, याद रखिएगा दिल्ली के अमीर वर्गों का शासन चल रहा था। तो इसके मृत्यु के पश्चात इसके एक अयोग्य बेटा जो था उसे जो है शासन, अच्छा एक क्रम आप लोग लिख लीजिए ताकि भूलिएगा नहीं, क्योंकि सभी के बारे में पढ़ना नहीं है, एक पॉइंट लिख लीजिए, सभी शासकों का क्रम लिख लीजिए, उससे बहुत सारे रिलेट कर पाएंगे। लिखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि सबके बारे में पढ़ना नहीं है, बस 4 के बारे में ही पढ़ना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद लिखिए आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक फिर आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद लिखिए रकनुद्दीन फिरोज शाह, रकनुद्दीन ऐसे लिखाता है, रकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, नहीं है, रुकनुद्दीन नाम है उसका, रजिया सुल्तान। उसके बाद लिखिए बहराम शाह, आराम शाह एक है, एक बहराम शाह है। बहराम साहब का पूरा नाम था मोयुजुद्दीन बहराम शाह, पर बहराम शाह लिख लीजिए, याद रहेगा। उसके बाद लिखिए मसूद शाह, मसूद शाह ये भी 2 साल के लिए ही बस बना था। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, इसी के समय तो बलबन का जो है ज्यादा हो गया, नसरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद बलबन, बलबन। उसके बाद कै खुसरो,
कैखुसरो के बाद कैकुबाद। पर याद रखिएगा उसने सिर्फ कैखुसरो की घोषणा की थी, कैखुसरो को वहां का अमीर वर्ग बनने नहीं दिया था शासक, उन्होंने सीधे कैकुबाद को बना दिया था। उसके बाद लिखिए क्यूमर्स जो लास्ट था, क्यूमर्स, और इसी की हत्या कौन करेगा? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी, जो कि जलालुद्दीन के नाम से बना था। तो जो आराम शाह था वो बस अयोग्य शासक था जिसके बारे में क्रम में पूछा जा सकता है, बाकी उसके शासनकाल में ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है जहां से प्रश्न जो है बनाया जा सकता है। उसने लगभग 8-9 महीने माना जाता है कि शासन किया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? सीधे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश, हाँ बहराम शाह बना था, सॉरी आराम शाह। हाँ उसके बाद रकनुद्दीन, हाँ अमीर, जो दिल्ली का अमीर वर्ग था, क्योंकि उसने क्या किया था, दिल्ली के अमीर वर्गों को हटा के और तुर्क के अमीर वर्ग यानी तुर्क जो दास थे उनको इक्ता देना शुरू कर दिया था। इस बात से अमीर वर्ग दिल्ली का जो था नाराज था, जो पहले से दिल्ली में इक्तेदार था। तो उसने क्या किया, इसने तो रजिया सुल्तान को बोला था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी को बनाना, तो उसने गुस्से में आके उसके बेटे को बना दिया था, रकनुद्दीन को, जो कि विलासी प्रवृत्ति का था, और उसके शासनकाल में। और फिर जाके उसी साल यानी कि 1236 में ही जाकर रजिया सुल्तान बनती है, यानी उसका भी शासनकाल मानिए तो 1 साल से कम का होगा, तभी तो वो 36 में ही बन गई है शासन। तो वो दिल्ली के अमीर वर्गों ने, यहाँ 2 वर्ग याद रखिएगा, दिल्ली का अमीर वर्ग अलग है और जो चालीसा दल में है वो दिल्ली का नहीं है, वो तुर्क का अमीर वर्ग शामिल है, क्योंकि वो, हाँ वो तुर्कों को लाया था, क्योंकि ऑलरेडी ये दास तुर्क का था, तो हर कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र के लोग आगे बढ़े। तो इसीलिए ये जब शासन काल हुआ था, एक बार देखिएगा कि इसके प्रमुख कार्यों में दिल्ली के अमीर वर्गों को हटा दिया था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो खूत, मुकदम और चौधरी थे उन्हें हटा के साधारण वर्ग को लाया था शासन में, वैसा ही इसने दिल्ली के अमीर वर्गों को हटा के तुर्कान ए चहालगानी शुरू किया, जो तुर्क के अमीर वर्गों का था, ना कि दिल्ली के अमीर वर्गों का। ये दोनों अंतर, जैसे कि ब्रिटिश में आप पढ़ते हैं एक कलकत्ता के ब्रिटिश, एक बंबई के ब्रिटिश, तो दोनों अलग थे, वैसे ही। तो अब पढ़िए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल से ही कहाँ का, बदायूं का जो है गवर्नर नियुक्त किया गया था, यानी वहां पर जो इक्ता है इसके हाथों में थी। ये कौन था पहले? बदायूं है कहां पर अभी? उत्तर प्रदेश में है। तो इसको जो है उसके मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीर वर्गों ने, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने इल्तुतमिश को बोला था कि यहाँ आकर शासन करने को, याद रखिएगा इल्तुतमिश को बुलाया गया था यहाँ पर शासन करने के लिए। तो ये जब शासन शुरू किया तो इसने दिल्ली से किया, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसने कब से कब शासन किया था? तो 1211 से 1236 तक, याद रखिएगा 10 नहीं, क्योंकि मृत्यु होने में 8 महीने जो शासन रहा था वो 11 में आके समाप्त हुई थी, ना कि 10 में। तो इसका शासन 1211 से 1236। तो ये जब शासक बना तो इसने 4-5 सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य किए, इसके शासनकाल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो सबसे पहला इसके शासनकाल में कि इसने आते ही जो दिल्ली के अमीर वर्ग थे उनके पद को समाप्त कर दिया। दिल्ली के अमीर वर्गों का, दिल्ली के अमीर वर्गों का दमन, यानी इन्हें हटा दिया यहां से, जो इक्ते इन्हें दिए जाते थे और इनके स्थान पर इसने तुर्क का जो अमीर वर्ग था उन्हें इक्ते दिए था। दूसरा इसने क्या किया, जो यल्दोज था उसके साथ इसके शासनकाल में भी तराइन का युद्ध हुआ है, और वो तराइन का युद्ध अलग है, और जो मोहम्मद गोरी का तो वो फेमस है। लेकिन याद रखिएगा यहां भी 1215 में
यल्दोज के साथ तराइन का युद्ध किया था इसने। और तराइन के युद्ध में यल्दोज को पराजित करके इसने क्या किया था, जिन क्षेत्रों पे यल्दोज का अधिकार था उन सभी क्षेत्रों को इसने दिल्ली का अंग बना लिया था, क्योंकि दिल्ली से शासन होना शुरू हो चुका था। तो अब यल्दोज के क्षेत्र को इसने पराजित करके उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके शासनकाल में एक और घटना हुई थी 1225 में। वो कौन सी घटना थी? इसने क्या किया था, बंगाल पर भी आक्रमण किया था। और उस समय बंगाल का शासक कौन था जब इसने आक्रमण किया था? उस समय याद करिए, जो गयासुद्दीन आजम खिलजी था उस समय वो बंगाल पे शासन करता था। और इसने 1225 में बंगाल पर आक्रमण किया। और आक्रमण का पता है कारण क्या था? क्योंकि शुरू में जो है वहां पर जो गयासुद्दीन आजम खिलजी था वो इसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा था। ये पहले बोला था कि तुम मेरे अधीन आ जाओ, मैं आक्रमण नहीं करूंगा। पर जब वो नहीं मानता है तो ये 1225 में स्वीकार करता है। और अंततः क्या होता है, गयासुद्दीन आजम खिलजी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। हमने बात की थी शुरुआत में कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक बना था तो मुल्तान और सिंध किसके हिस्से में था? यल्दोज और कुबाचा के हिस्से में था। और लाहौर का भी जो हिस्सा था उन्हीं के हिस्से में था। तो क्या किया इसने, फिर क्या किया था कि जो कुबाचा था, क्योंकि तीन ही जो थे ना दास, तो ये तो इनके तराइन युद्ध में पराजित कर दिया। अब कुबाचा के लिए इसने क्या किया था, कुबाचा पर भी आक्रमण करके इसने लाहौर, वो एक और क्षेत्र है पंजाब में जो उच्छ नाम से जाना जाता है, उ अधा च छ, पंजाब में, वर्तमान जो पंजाब प्रांत है ना उसमें है उच्च, लाहौर, सॉरी, अधिकार कर लिया था। किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के ये 4 आप सैन्य अभियानों को याद रखिएगा, जिसमें पहला दिल्ली के अमीर वर्गों का खात्मा कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। दूसरा यल्दोज को तराइन के युद्ध में पराजित कर दिया था। इसमें पराजित कौन हुआ था? यल्दोज। तीसरा क्या किया, गयासुद्दीन आजम जो खिलजी था इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी बंगाल किसके हिस्से में आ गया? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। और कुबाचा को से जो है लाहौर और उच्च, इन दोनों के क्षेत्रों पर कुबाचा का अधिकार था। हाँ, और इसी समय वो जल में सिंधु नदी से जब पार कर रहा था तो जल में डूब के कुबाचा की जो है यहाँ इसी समय जो है कुबाचा की मृत्यु हो जाएगी सिंध नदी में डूबने से। नदी में डूबकर, ये कहानी है, ये पूछा नहीं जाएगा, पर याद रखेगा यहीं पर जो पार करते वक्त नदी से जब ये पार कर रहा था तो सिंध में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो कुछ कार्य किए गए, सुधार के कार्य, ये तो जो इसके समय के सैन्य अभियान मान सकते हैं, या जो भी युद्ध हुआ या जो भी अभियान चले थे उनकी बात हुई। अब हुए इन्होंने सुधार के लिए क्या क्या कार्य किया था, तो प्रशासनिक सुधार में किए गए कार्य, अब हेडिंग लिखो, प्रशासनिक सुधार के लिए, सुधार के लिए किए गए कार्य। तो प्रशासनिक सुधारों में पहला कार्य क्या किया था इल्तुतमिश ने? तुर्कान चहलगानी, सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, तुर्कान ए चहलगामी, जिसे और किस नाम से जाना जाता था? चालीसा दल का गठ। क्या था ये था जो तुर्क के दास थे या तुर्क के अमीर वर्ग थे, उनमें 40 लोगों का समूह होता था जो कि
इसके कार्यों में सलाह देते थे। कोई भी प्रशासनिक कार्य करने से पहले वो इन वर्ग का जो है सलाह लेता था, और ये वो वर्ग होते थे जिन पर ये विश्वास कर सकता था कि ये जो है हमें धोखा नहीं दे सकते हैं। तो तुर्कान ए चहलगानी किसकी थी? संगठन तुर्क के अमीर वर्गों का, ना कि जिसमें इसके कह सकते हैं कि जो ईमानदार लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन्हें ये शामिल रखता था और ये उसके कार्यों में जो है सलाह देते थे। इसके अलावा जो कार्य किया गया था, शुद्ध अरबी के सिक्के जो है पहली बार इसी के शासनकाल में जारी किए गए थे। पहली बार अरब के, यहाँ ऐसे नहीं पूछ रहा है कि शुद्ध किसी सोने या धातु का सिक्का नहीं है, अरबी में जो सिक्के थे उसमें सिक्के जारी किए गए। और इसके अलावा 2 टंका किसका होता था? चांदी व जीतल तांबा के सिक्के जारी, ये कार्य किया इल्तुतमिश द्वारा किया गया। याद करिए कि इसे एक उपाधि दी गई थी, और किसके द्वारा दी गई थी? 1229 में, क्योंकि 1236 में जाके इसकी मृत्यु होती है, तो 1229 में इसे एक उपाधि भी दी गई थी। और इसके अलावा इसे एक विशेष कपड़ा, जैसे किसी भी धार्मिक या आप कभी कभी किसी संस्था से जुड़ते हैं तो उनका एक ड्रेस कोड होता है। जैसे आरएसएस में आप देखेंगे कि एक, जब आप आरएसएस ज्वाइन करेंगे तो उनका एक ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होता है। वैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका, जैसे बहुत सारे धर्मों में होता है, जैसे बहुत लोग योगी ऐसे बनते हैं तो वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं। अगर कोई लोग दिगंबर जैन को फॉलो करता है तो सफेद कपड़े पहनते हैं। तो क्या किया गया था? तो याद रखिए 1229 की घटना है कि इन्हें जो कौन था, खलीफा द्वारा एक कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो जारी करके, यानी कि घोषणा पत्र द्वारा जो है इन्हें एक उपाधि दी गई थी। और वो उपाधि, हाँ वो लिखो, उपाधि जो थी सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी खलीफा द्वारा एक घोषणा पत्र से। घोषणा पत्र बोला जाता है मैनिफेस्टो को, तो घोषणा पत्र से सुल्तान ए आजम की उपाधि। और ये प्रश्न पूछा गया है तो खलीफा ने दिया था। 1229 में ये उपाधि दी गई थी खलीफा द्वारा, घोषणा पत्र से सुल्तान ए आजम। अब लिखो, जो कपड़े दिए गए थे उसके द्वारा, उसे क्या कहा जाता था? खिल्लत। खिल्लत नामक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी से, खलीफा वाले से ही, खिल्लत नामक एक विशेष वस्त्र दिया गया था। खिल्लत नामक एक विशेष वस्त्र प्रदान किया गया था। और पहले ही हमने बात कर ली कि कुतुब मीनार का कार्य जो है इसने पूरा कराया था। तो इनके द्वारा प्रशासनिक सुधारों में ये सभी जो है प्रमुख कार्य किए गए थे। 1236 में इनका माना जाता है कि जो प्रशासन में, दिल्ली सल्तनत में पहला जो शासक जिसने प्रशासनिक सुधार किया था वो पहली बार कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के शासनकाल में रखा गया था। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक जो स्टेटमेंट है कि एक दास से उसका एक वंश की शुरुआत करता है, यानी एक सुल्तान तक बनने की जो उसकी जर्नी थी, बहुत पहले उसने जो है कष्ट को झेला था। वो बहुत पहले क्या बनता है? तीरंदाज, घुड़सवार, सेनापति। जब वो मोहम्मद गोरी द्वारा खरीदा जाता है तो उसे घोड़ा जो अस्तबल होता है उसका हेड बनाया गया था। घोड़े में, मोहम्मद गोरी ने जब उसे खरीदा था तो उसने अस्तबल का ही उसे हेड बनाया था। घोड़े का होता था ना, जितने भी घोड़े होते थे उसके अधिकारी जो नियुक्त किया। हाँ, इल्तुतमिश को, हाँ ये भी एक पॉइंट लिख लो कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। गुलाम का गुलाम, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात वो कह रही। हाँ, इसे गुलाम का गुलाम इसलिए कहा जाता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गुलाम था और उसका गुलाम कौन था?
इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा गया था। और उसे कहा जाता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ था तो उसने सबसे पहले इनके यहाँ एक अस्तबल का अधिकारी हेड बना था, और वहां से सोचो एक दास हुआ, बिका 2 बार, उसके बाद वो एक शासक, एक वंश की शुरुआत की। तो उसका जर्नी कितना जो है कठिन रहा होगा। तो इतिहास में उसका नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो एक दास से एक वंश का संस्थापक बना था। हो गया इतने पॉइंट्स। हाँ, गुलाम का गुलाम भी लिख लीजिएगा, इसे कहा गया है। नेक्स्ट, जब इसकी मृत्यु, क्या खलीफा कहां से? बगदाद, बगदाद से खलीफा है ना, वहीं से है। तभी देखो बगदाद की एक बार जब 700 कुछ ईस्वी में वहां के जो खलीफा उस टाइम थे उनकी मृत्यु हो जाती है। मेनली जो एक लड़ाई हुई थी, दमिश्क की लड़ाई हुई थी, वहीं से कहा जाता है कि अशांति फैला था। और कहीं ना कहीं जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु होती है तो यहाँ पे स्वतंत्र, क्योंकि जैसे ही वहां पर खलीफा मरा था उसका पद समाप्त हुआ था। और सीरिया वाला जो क्षेत्र, तो वो बगदाद के खलीफा मूल रूप से बगदाद, पर जो दमिश्क का क्षेत्र था जहां पर ये झगड़ा हुआ था, तो वो दमिश्क वर्तमान की अगर बात करेगा तो सीरिया वाला जो रीजन है वहां है, पर खलीफा मूल रूप से बगदाद का था, वहां से। नेक्स्ट लिखो। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वैसे ही दिल्ली के अमीर वर्ग इससे खुंदक खाए हुए थे कि हमें हटा के इसने तुर्क के, तो उन्होंने क्या किया कि इसके पुत्र, कौन था इसका पुत्र, रकनुद्दीन, उसे जो है अगला शासक बना दिया। वो विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था जिसके शासनकाल में कोई सुधार कार्य नहीं हुए, लेकिन बहुत ही जल्दी उसे हटाकर अगली शासिका कौन बन जाती है? अगली शासिका बनती है रजिया सुल्तान। पहला स्टेटमेंट कि ये मध्यकाल में पहली महिला, मुस्लिम महिला जो है शासिका बनती है। ये तो हम बचपन से वो जो पतली वाली किताब पढ़ते थे ना, जो ट्रेन में बिकती थी, उसमें लिखा होता था, ये प्रश्न पक्का होता था कि मध्यकाल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन होती थी, या प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। और इसी के बारे में शायद लेनपुल ने ही कहा था ना स्टेटमेंट की, भाग्य ने इसे पुरुष नहीं बनाया, या ना मध्यकाल में जो है प्रमुख जो है शासकों में से एक में इसका नाम गिनती हुआ था, पर ये महिला थी। और मुस्लिम जो वर्ग है अभी भी जानते हैं वो कट्टर स्वभाव का होता है, तो इसके पोशाक, रहन सहन और इसकी शासन व्यवस्था, अच्छा कोई है नहीं, डोंट माइंड, मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा प्लीज सर, वो पढ़ाने की बात हो रही है, डोंट माइंड, ऐसे कुछ भी नहीं है। हिंदू कम नहीं होते, हिंदी में सारी कुरीतियां भर भर पड़ी हुई है। मैं पढ़ाते वक्त, आप कभी भी टीचर के बात को माइंड मत करिए, मेरा किसी धर्म और जाति से कोई ज्यादा लेना देना नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि हर किसी को जिस जाति में पैदा हुए हो और जिस धर्म में, उसमें गर्व ही करना चाहिए कभी भी। जिस घर में पैदा हुए, जिस माँ बाप के कोख से पैदा हुए, मतलब या जिस जाति में, धर्म, उसमें गर्व करो, कभी भी शर्मिंदा, किसी भी जाति धर्म में हो, गर्व ही करना चाहिए इंसान को कभी भी। क्योंकि इंसान पैदा तुक्के से होता है, उसमें उसका कुछ भी नहीं। मरने में भी थोड़ा बहुत चल सकता है, जैसे आत्महत्या कर लोगे या, लेकिन जन्म में हमारा कोई भी अधिकार नहीं है वो कुछ। इसीलिए जहां पैदा हुए हो गर्व करो, कुछ भी नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए हम कहाँ। तो पहली मुस्लिम शासिका बनती है। रजिया सुल्तान का जब शासन होता है तो यहाँ पे जो अमीर वर्ग कौन सा था, दिल्ली का अमीर वर्ग, इससे खुंदक खाए बैठे हुए था रजिया से, क्योंकि ये एक तो पुरुषों वाले कपड़े वगैरह बना के। तो इसने क्या किया था, एक इक्तेदार था, उसका नाम था, उस इक्तेदार का कुछ नहीं, उससे शादी जो की थी वो अलग था, वो तो अल्तुनिया से विवाह कर ली थी। अल्तुनिया से ऐसा नहीं, पहले अल्तुनिया से इसका लड़ाई भी था, लेकिन इसने इसीलिए बाद में विवाह कर लिया था, जिसे इसने वो बनाया था जलालुद्दीन याकुत। हाँ हाँ, वो तो बाद में, जैसे होता है ना, कोई ऑप्शन नहीं बचा तो विवाह कर लेती है उससे। जलालुद्दीन याकुत से ये क्या करती है, इसको अश्वशाला प्रमुख बनाती है।
उस समय ये पद इसलिए प्रमुख होता था क्योंकि उस समय युद्धों में सबसे ज्यादा शामिल कौन होता था? अश्वरोही ही शामिल होते थे। तो इसलिए इसने जलालुद्दीन याकूत को जो है अपना वो बनाया था। और इसके बनाने के समय, क्योंकि इसने जो सबसे बड़ा बदलाव किया था, अगर रजिया सुल्तान के शासनकाल में आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सुधार के कार्य जो इन्होंने किया था, उनमें ये कि इसने क्या किया था, जो इक्तेदार नियुक्त किए थे उनको इधर उधर पलट कर दिया था। जैसे कभी कभी देखोगे कोई सरकार बदलती है या बड़ा अधिकारी आता है तो वो क्या करता है, सुधार के लिए जो है ट्रांसफर बहुत सारे लोगों का कर देता है। जैसे ही उसको लगता है कि करप्शन बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो वो पहला क्या करता है, आते ही जैसे ही उसको पद मिलेगा वो बहुत लोगों को ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि मान लो जहां आप पद पर हो, कुछ लोगों से आपकी पहुंच बन जाती है, तो वो पहला कार्य करेगा कि इधर उधर बहुत सारे बड़े पदों से लोगों को ट्रांसफर। तो इसने भी यही काम किया था कि इसने जैसे ही आई बहुत सारे इक्तेदारों को कह सकते हैं बदली कर दिया। अब इससे ही जो क्या है कि जो इक्तेदार थे इससे खुन्नक खा गए थे कि मान लो कि जहां का जो इक्तेदार है वहां के लोगों से उसकी पहचान बन जाती है, वहां का जो जमींदार वर्ग है उनसे उनकी पहुंच बन जाती है, कितना क्या लगाना रहे। तो जैसे ही इसने ये काम किया, यानी कि कह सकते हैं कि इक्तेदारों का फेर बदल कर दिया। इक्तेदार जो थे, और इक्तेदार ही होते थे अमीर वर्ग, तो वो इससे नाराज हो गए थे और उसमें से इसने क्या कर दिया था, जालुलुद्दीन याकूत जो था उसे अपने अश्वशाला, ये भी एक इक्तेदार ही था, याद रखिएगा इक्तेदारों को ही ये सब पदवी दी जाती थी, उसे अश्वशाला प्रमुख नियुक्त कर दिया। और उस समय ये पद बहुत बड़ा इसलिए होता था क्योंकि युद्ध में जो है यही मतलब तय करता था कि कितने घोड़े जाएंगे, कौन सा सैनिक जाएगा। तो इससे ये लोग नाराज थे। इसी में से एक था अल्तुनिया, जिससे इसने बाद में जो है विवाह भी कर लेती है। तो अल्तुनिया के सहयोग से जो है क्या करते हैं, अमीर लोग पहले इससे युद्ध करते हैं और उसी में जब ये फिर नहीं हो पाती है तो उससे बाद में विवाह कर लेती है, जो इसका पति बनता है। पहले याद रखिएगा उसके साथ इसका युद्ध भी होता है, अल्तुनिया जो कि इसका पति बनता है। लेकिन जैसे ही ये जाती है बाहर युद्ध मतलब प्रशासनिक कार्यों के लिए, तो इसकी जो है मृत्यु हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या की जाती है? जलालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी जाती है। इसे किसने मारा था? अमीर वर्ग द्वारा। वो लोग इस बात से नाराज होकर इसकी जो है हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जो इसने विवाह किया है। भटिंडा का इक्तेदार, भटिंडा कहाँ है? पंजाब, हाँ लिखिए। भटिंडा का इक्तेदार अल्तुनिया भटिंडा के इक्तेदार अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें अमीर वर्गों द्वारा उसका सहयोग किया गया। तो जब उसे ये लगा कि अमीर वर्ग किसकी तरफ चले गए, अमीर वर्ग उसकी तरफ चले गए, तो उसने क्या किया, उससे विवाह कर लेती है कि ये मेरी तरफ आ जाए। क्योंकि रजिया सुल्तान बहुत सुंदर थी, ऐसा माना जाता है, बहुत सुंदर थी, आकर्षण। तो उसने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह। तो पति पूछा जाए तो याद रखिएगा। और उसी समय जब अल्तुनिया से विवाह, इसकी हत्या कब की जाती है, जब ये अल्तुनिया से विवाह कर लेगी तो अमीरों का दमन, जो ये पहले अल्तुनिया के समय अमीर वर्ग थे, अब किसके, अल्तुनिया के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जिसके खिलाफ तुम युद्ध करे उससे ये विवाह कर ली। तो ये जब अमीर वर्ग से विद्रोह करने जाएगी तभी जलालुद्दीन, क्योंकि ये जो अश्वशाला प्रमुख होता था वो इसे उस समय जो पदवी दी जाती थी उसका नाम शायद बहरीन कुछ था, उसे लिख लीजिएगा, सॉरी, अमीर ए आखुर कहा जाता था। ये पद जो था अमीर ए आखुर।
और इसीलिए जो अमीर वर्ग था उनके आगे के नाम के पीछे आगे अमीर लगा रहता था, अमीर ए आखुर। तब इसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन वहां से जब ये लौट रही थी अपने पति के साथ, तो फिर इसके पति और इसकी भी कब हत्या कर दी जाती है? 1240 में अमीर वर्ग द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। अब दो तीन जो शासक बने उनके बस दो दो पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि उनका शासनकाल बहुत कम रहा है। अब इसमें एक प्रमुख शासक पढ़ना है, बलबन, जिसने सबसे ज्यादा अपने शासनकाल में कार्य किए हैं। सबसे ज्यादा जो कार्य हुए हैं उसके ही शासनकाल में हुए हैं, चाहे वो डिवाइन थ्योरी हो, किंगशिप थ्योरी हो, ब्लड एंड आयरन थ्योरी लाया था, इसके अलावा सिजदा एवं पैबोस लाया था वो, उसके अलावा पारसी त्योहार शुरू करता है, ईरानी परंपरा लेकर आता है। तो सबसे ज्यादा जो सुधार हुआ है बलबन के कार्यों में हुआ है। तो दो तीन पॉइंट दो तीन शासकों के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि उन्होंने एक दो कार्य किए हैं। पहला लिखिए नाम, रजिया सुल्तान यही प्रमुख थी, लिखो उसका नाम लिखना, मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। शासन कब तक रहेगा? 1240 से 42। इसके शासनकाल में एक प्रमुख कार्य किया गया है जिससे प्रश्न इस बार टीआरई 3 में पूछा गया था। वो एक पद शुरू किया था जो पहली बार लाया गया था। पद क्या था वो पद, कोई बता सकता है? और उसी पद पर नियुक्त था बलबन, जिसने उस बात का फायदा उठाते हुए, ऐसा माना जाता है कि नसरुद्दीन की हत्या करता है। नसरुद्दीन की मृत्यु मानी जाती है इतिहासकारों द्वारा कि नेचुरल डेथ नहीं थी, बलबन ने उसे जहर दे के मारा था। वो पद जो था ये लिख लिए, हाँ लिखिए। इसके कार्यकाल में एक नया पद नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात लिखिएगा, मुमलिकात, शुरू किया गया। जिसके अंतर्गत सभी अधिकार होते थे, जिसके अंतर्गत शासन से जुड़े सभी अधिकार होते थे। यानी कि वो प्रशासन का भी अंग होता था, सेना का भी अंग होता था, न्याय व्यवस्था का भी अंग होता था। यानी कह सकते हैं उस समय राजा के बाद जो एक सबसे बड़ा पद होता था वो कौन हो सकता है? नायब ए मुमलिकात। और नायब ए मुमलिकात के लिए सिर्फ नायम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बहराम शाह के शासनकाल में जब ये पद शुरू किया गया था, तो इसका शासनकाल का एकमात्र ही याद रखें जिससे प्रश्न पूछेगा कि किस जो है शासक द्वारा एक नए पद का सृजन किया गया था जो नायब ए मुमलिकात नाम से जाना जाता था। और ये राजा के बाद सबसे बड़ा पोस्ट होता था जिसके पास संपूर्ण अधिकार होते थे, चाहे न्याय व्यवस्था हो, प्रशासन हो, कृषि हो, सबके भागों में जो है ये सलाह दे सकता था। तो इसके शासनकाल में ये कार्य हुआ। उसके बाद अगला शासक लिख लो, यहां एक एक दो दो पॉइंट ही लिखना है। अलाउद्दीन मसूद शाह अगला शासक, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। अब ये सिर्फ सुल्तान की पदवी किसने धारण नहीं की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी अब सुल्तान ये कहलाते थे, याद रखिएगा। अब इनके बारे में एक और लिख लीजिए, इनके भी शासनकाल में एक ही कार्य हुआ है। बलबन ने मसूद शाह को बंदी बनाकर, बलबन ने मसूद शाह को बंदी बनाकर अगला सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को नियुक्त कर दिया।
नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद। यानी हम कह सकते हैं कि इस समय नायब ए मुमलिकात के पद पर कौन होगा? बलबन ही होगा, तभी तो उसके पास इतना जो है पावर है। तो इसने क्या किया, उसके शासनकाल में इसने, बलबन ने उसको बंदी बना के, बाद में कहा जाता है कि उसकी हत्या भी करवा दी गई थी, इसे शासक बना दिया। तो जब ये शासक बना, ये शासक ऐसा बना कि कह सकते हैं सिर्फ नामात्र शक्ति इसके पास थी, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक कार्यों में संलिप्त होता था। इस्लाम के जो भी, जैसे अलग अलग स्थानों पे जो मुसलमान वर्ग के जो भी तीर्थ स्थल होते हैं वहां पे ये जाता था, जो भी धार्मिक कार्य होते थे। तो पूरी शक्ति, यानी कि इसके शासनकाल में लिखो, नेक्स्ट नाम लिखो, नासिरुद्दीन महमूद सा हेडिंग बनाओ, नासिरुद्दीन महमूद हेडिंग। बलबन को, नासिरुद्दीन महमूद सा हेडिंग बनाने के बाद लिखो, बलबन को चालीसा दल का प्रमुख नियुक्त किया गया। पहला कार्य क्या किया गया? इसे चालीसा दल का प्रमुख नियुक्त किया गया। दूसरा लिखो, नायब ए मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया गया। नायब ए मुमलिकात के पद पर नियुक्त किया गया। हाँ, मुमलिकात, वो जो पद, मुमलिकात, ये पद किसके शासनकाल में बना था? हाँ, नेक्स्ट लिखो, नासुरुद्दीन महमूद द्वारा बलबन को, नासिरुद्दीन महमूद द्वारा बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई। उलूग, उलूग खां की उपाधि दी गई। टाइम हो गया सर अभी। और कहा जाता है कि बलबन ने अपनी बेटी का विवाह जो है इस सुल्तान से किया था। क्यों किया था? लालच से ही किया था। कहीं ना कहीं इसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह वैवाहिक नीति बनाकर उनकी नजरों में अच्छा बने, तो उससे, ऐसा पूछा नहीं जाएगा, याद रखिएगा, इससे अपनी बेटी का विवाह किया था। ये उस समय पूरी शक्ति बलबन के हाथों में थी, सिर्फ और सिर्फ नामात्र का शासक नासुरुद्दीन महमूद रहता था। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि बलबन ने ही जहर देकर हत्या की थी उसकी, धीरे धीरे जहर दिया था, लेकिन ऐसा बोला गया था कि जो है उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के पश्चात अगला शासक कौन बनेगा? बलबन, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सॉरी, हाँ, बलबन लिखो। इसके समय किए गए सुधार के कार्य कौन से? इस जो पद दी जाती है, जिसे हम दैवीय सिद्धांत कहते हैं, डिवाइन थ्योरी या फिर किंगशिप थ्योरी, उसमें क्या होता है, इनका दैवीय जो सिद्धांत है डिवाइन थ्योरी में, माना जाता है कि जो ईश्वर होता है वो स्वयं किसी व्यक्ति को प्रजा का रक्षक बनाकर पृथ्वी पर भेजता है कि तुम्हें जाकर जनता की जो है रक्षा करना है। और यही मानता था बलबन खुद को, क्योंकि उसने खुद को क्या उपाधि दी थी इसके लिए? जो दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत उसने उपाधि कौन सी खुद को दी थी? जिल्ले इलाही, जिसका अर्थ क्या था? ईश्वर की छाया। तो दैवीय सिद्धांत कुछ नहीं होता है, यानी कि ईश्वर ने ही किसी व्यक्ति को पृथ्वी पर, कई बार जो देखोगे कि साधु संत होंगे तो वो उनका क्या कहना होता है कि हमें सपने में ऐसा आया कि भगवान ने बोला कि जाओ तुम रक्षा करने के लिए बने हो, ये सब सुनाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो पढ़े लिखे होते ही लोग, देखिए साधु पढ़े लिखे लोग बनते हैं, तो उन्हें सब पता है कि ऐसे जो है जनता को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जनता को लगेगा कि हाँ, सपने में भगवान ने इसे भेजा कि जाओ। तो इसने जो सबसे पहले बलबन के द्वारा कार्यों में दैवीय सिद्धांत, जिसे डिवाइन थ्योरी कहते हैं, यानी कि ईश्वर ने मुझे स्वयं प्रजा का रक्षक बनाकर भेजा है।
इसका जो शासन था कहीं ना कहीं निरंकुश शासन था, कह सकते हैं। ये अपनी इच्छा से काम करता था और यही वजह थी इस दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत इसने जो थ्योरी लाई थी, जिसे कौन सा थ्योरी कहा जाता था? राजत्व का सिद्धांत, यानी कि किंगशिप थ्योरी कहा गया था। और इसी में जो है इसने जो पद धारण की थी वो कहलाता है जिल्ले इलाही। इसका अर्थ क्या होता है? ये लोग खुदा कहते हैं, खुदा की छाया, यानी कि खुदा ने अपनी परछाई बनाकर जो है मुझे इस धरती पर भेजा है, किस लिए? प्रजा की रक्षा करने के लिए। तो इसके अंतर्गत जो बलबन ने शुरू किया था वो राजत्व का सिद्धांत करता था, और जो उपाधि धारण की थी ये उपाधि उसने धारण की थी। अब जैसे ही इसने निरंकुश शासन, यानी कि किसी तरह का कोई, जो चालीसा दल होते थे वो किस लिए नियुक्त किए जाते थे? ताकि सलाह दें, उसके जो भी कार्य हो। तो इसने क्या किया? सबसे पहले चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया, क्योंकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ये लोग रहेंगे और ना ही मेरे कार्यों में जो है ये हस्तक्षेप करेंगे। तो इसने क्या किया? सबसे पहले इस जो है, जो कि तुर्कान चहलगानी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। क्यों? प्रशासनिक सुधारों के लिए, क्योंकि प्रशासन जो चलता है सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा। मान लीजिए कुछ बातें मैं सोच रही हूँ, वो जरूरी तो नहीं सही, लेकिन जब 40 लोगों का समूह होगा तो वो अपने अपनी बात रखेंगे, तो उसमें से पूरा मिलाकर जो निर्णय आएगा वो सही आएगा। तो लेकिन इसे निरंकुश शासन करना था, किसी प्रकार का कोई जनता का बात सुनना नहीं था। तो इसने क्या किया? उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। उसके अलावा इसने क्या किया? पहली बार माना जाता है कि सिजदा, सिजदा होता है किसी के सामने झुकना, इसे दंडवत कह सकते हैं। दंडवत, आदमी कहता है ना दंडवत प्रणाम करना, यानी कि सर झुका के प्रणाम करना। तो दंडवत व पैबोस, पैबोस होता है किसी बड़े व्यक्ति के पैर को, जो कि ईश्वर के समान हो, उसके पैर को छूना, यानी वो भी अपने मुंह से चूमना, जो उसके लिए कहा जाता है पैर चूमना, कह सकते हैं। यानी कि कोई हमारे शरीर का सबसे कहा जाता है पैर। जैसे पैर जो है कहीं गंदगी से भी धूल पड़े, उसके बावजूद कोई व्यक्ति आपके पैर को चूम रहा है, तो इसलिए उसमें क्या, जनता को खुद से नीचा दिखाना कहीं ना कहीं उसकी नीति थी। तो उसने दंडवत पैबोस की प्रथा शुरू की। उसके अलावा इसने क्या शुरू किया? नवरोज त्योहार। क्योंकि ये किस धर्म का त्योहार है? ये पारसी धर्म का त्योहार है। अभी आपने रतन टाटा की मृत्यु के बारे में पढ़ा, उनकी जो अंतिम वो हुई है वो पारसी विधि से नहीं की गई, हिंदू धर्म से किया गया, जबकि वो मूल रूप से पारसी हैं। लेकिन वो जो उनकी विधि है, जो सूली पे खड़ा, वो विधि से नहीं की गई है। नवरोज त्योहार। इसके अलावा इसने अपनी जो दरबार में, अभी यहाँ पर कौन सा चल रहा था? तुर्कों द्वारा चलाई गई परंपरा चल रही, इसने ईरानी परंपरा लाया यहाँ पर दरबार में, ईरानी परंपरा की शुरुआत। ये कुछ कार्य किए, लिख लिया है, आगे बढ़े। रक्षक, ये है रक्षा ने। नेक्स्ट, सॉरी। इसके अलावा इसने क्या किया? रक्त एवं लौह की नीति। अब ये क्या करता था? रक्त एवं लौह की नीति में जो भी लोग मारे जाते थे युद्ध क्षेत्र में, उनके बच्चे को और उनकी पत्नी को बंदी बनाकर ये दास बना लेता था। जितने भी लोग युद्ध में मारे जाते थे, उनकी पत्नियों को और उनके बच्चों को ये अपने यहाँ रखकर दास बना देता था, और उन्हें सेना के कार्यों में या जो भी घरेलू कार्य होते थे उनमें संलिप्त कर लेता था। इसके अलावा इसे जो निम्न वर्ग सोकॉल्ड होता है उससे घृणा थी। ये खुद बोलता था कि जब भी मैं निम्न वर्ग को देखता हूं तो मुझे अंदर से घृणा आती है ऐसे लोगों से, और मेरा हाथ जो है हमेशा तलवार की तरफ बढ़ जाता है। हाँ
उसके अलावा इसने क्या किया था कि पहले होता था जो इकता व्यवस्था थी उसमें जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी जो विधवा होगी या उसका जो बच्चा, जैसे कि पेंशन अभी किस आधार पर हमें मिलता है, हमारे यहाँ पेंशन अगर बच्चा 25 साल से कम हो तो जब तक वो 25 का नहीं होगा, अगर उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब तक पेंशन दिया जाता है। क्योंकि भारतीय जो परंपरा है यहाँ पर भले ही वोटिंग राइट्स 18 मिले हैं, विवाह का एज लड़कों को 21 और लड़कियों को 18 मिला है, लेकिन हमारे यहाँ देखोगे कि जो यूरोपियन कंट्री है या अन्य जो भी कॉन्टिनेंट है वहाँ की तरह यहाँ बच्चे बहुत कम एज में काम नहीं करते हैं। अगर घर की आर्थिक स्थिति हो तो हमारे यहाँ 25 से 30 तक पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ वो पेंशन किस आधार पे दिया जाता है उसे, या फिर जब तक उसकी विडो होगी उसे दिया जाएगा यानी महिला को। तो उस समय इक्ता भी इसी आधार पर दिया जाता था, भले ही सैनिक मारा जाता था इक्तेदार, लेकिन उसकी विधवा और बच्चों को मिलता था। लेकिन इसने आके क्या किया, इस परंपरा को बदलकर जैसे ही कोई सैनिक मारा जाएगा उनकी पत्नी और बच्चे को क्या बनाएगा, बंदी बनाकर दास बना लेगा और उस इक्ते पर किसी और को नियुक्त कर देगा। और जो सेना लगेगा कि जो सैनिक है वो बूढ़े हो गए हैं, किसी कार्य के नहीं है, तो उन्हें पेंशन पर भेज देता था। पेंशन व्यवस्था जो बनी है हमारे यहाँ क्यों बनी है कि एक एज के बाद जब कोई व्यक्ति कार्य नहीं करे और उसने अपने जीवन का इतना समय किसी सेवा में दिया है तो उसे पेंशन के रूप में दिया जाए। अब पेंशन का तरीका आपने देखा जो 3 तरीके आ गए हैं, तो इसने ये सुधार किया था। इसके अलावा इसने एक सेना के लिए अलग से सैन्य विभाग बनाया था। कौन था वो सैन्य विभाग, वो बस याद रखिएगा, दीवान ए कोही। और इसके अलावा क्योंकि गुप्तचर जो होते हैं वही किसी न किसी हाँ कोही तो कृषि का था, आरिज या अर्ज कुछ भी हो तो सेम है। अर्ज भी कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, आरिज भी कहा जाता है और अर्ज भी लिखा होता, ठीक। तो गुप्तचर मेन होते थे क्योंकि शासक के पास सारी जानकारियां गुप्तचर ही लाते थे। तो इसने सेना के अलावा एक गुप्तचर व्यवस्था भी शुरू की, गुप्तचर विभाग भी बनाया। तो इसके शासन काल में गुप्तचर किस नाम से जाने जाते थे, क्या कहलाते थे, बरीद। लेकिन जो गुप्तचर विभाग बनाया गया था वो दीवान नहीं था, शायद बरीद ए मुमलिकात होगा, हाँ बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक। तो उसने ये शुरू किया था। तो उसके समय किए गए सुधार कार्यों में जो ये थे, इसके यहाँ जो न्याय व्यवस्था थी, कह सकते हैं क्योंकि ये निरंकुश शासन, इसे चालीसा दल समाप्त कर चुका था तो इसको किसी का सलाह मानना नहीं था, अपने अनुसार चलना था। तो हम कह सकते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम था वो कठोर व गैर पक्षपात पूर्ण था। यानी कि किसी आधार पर नहीं दिया जाता था कि किसने किस तरह की गलती की है, ये अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि न्याय व्यवस्था में अंतिम राजा ही रहा था। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे इसे लग रहा है कि हाँ इस व्यक्ति को सजा हमें इस आधार पर देनी है, जैसे खासकर निम्न वर्ग जो होगा या फिर आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग नहीं होगा तो उसे ये कठोर यानी अपनी इच्छा अनुसार देगा, जिस तरह से जो दोषी होगा दोष के आधार पर जो है नहीं दिया जाता था। तो इसके यहाँ न्याय व्यवस्था भी जो थी कहीं ना कहीं काफी कठोर थी। तो इसकी जब मृत्यु होती है बलबन की, तो ये अपने मरने से पूर्व ही किसे, इसके 2 पुत्र थे, याद रखिएगा बलबन के 2 पुत्र थे, एक बुगरा खां नाम था इसके बेटे का और एक बेटे का नाम कोई शाइस्ता खां या कुछ ऐसे शाहजादा कुछ करके खान नाम था। एक बेटे का बुगरा खां था और एक बेटे का इसका, 1 मिनट मैं देख ले रही हूँ क्योंकि ये कब मरा था, 86 में, 1286 में मरा था। तो इसका शाहजादा मोहम्मद नाम था। इसके 2 जो पुत्र थे, 2 पुत्र लिख लीजिए, एक शाहजादा मोहम्मद था, दूसरा बुगरा खां। तो इसने क्या किया, क्योंकि बुगरा खां विलासी प्रवृत्ति का था, तो
और ये बेटा इसका युद्ध में मारा गया था। पहले ही इसी के शासनकाल में एक सैन्य अभियान में इसका बड़ा पुत्र शाहजादा मोहम्मद मारा गया था और बुगरा खां बिलासी प्रवृत्ति का था। तो इसने शाहजादा मोहम्मद खां का पुत्र कौन था शासनकाल में? जब क्रम लिखवाया था तो कैकुबाद से पहले किसे लिखवाया था, याद करिए, कैखुसरो। तो इसका जो पुत्र था उसका नाम था कैखुसरो। तो उसने अपने शासनकाल में इसके बेटे को बोला था कि मेरे मृत्युपरांत शाहजादा मोहम्मद का पुत्र यानी उसका पौत्र होगा कैखुसरो नियुक्त होगा। लेकिन उसके मरने के बाद कैखुसरो के स्थान पर किसे बना दिया जाता था? बुगरा खां का जो बेटा होता है कैकुबाद को। कैकुबाद को जो है अगला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। कुछ समय पश्चात फिरोज शाह ने क्या करता है, कैकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा देता है, ये मर जाता है कुछ समय के शासनकाल में। क्योंकि कहा जाता है कि कैकू खान ने फिरोज शाह सॉरी कौन था खिलजी, उसका नाम क्या था, फिरोज शाह खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। कैकुबाद ने फिरोज शाह को शाह खिलजी को, क्योंकि लगभग इसने इसके शासनकाल में कई वर्षों तक शासन किया था, क्योंकि ये भी इसके शासनकाल में अस्तबल का हेड रहा था, तो फिरोज शाह खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दिया था। ठीक, तो कैकुबाद को ये क्या करता है, यमुना नदी में फिकवा दिया जाता है। और फिर बहुत कम समय के लिए कौन अगला शासक बनता है, क्यूमर्स। और इसी क्यूमर्स को 3-4 महीने ही शासन करता है, जिसे हत्या शायद करता है या पराजित करता है, शायद मार ही देता है। और फिरोज शाह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से किस वंश की नींव रखता है 1290 में? तो ये 1290 में खिलजी वंश। कल हमारी कोशिश, क्योंकि खिलजी में एक ही महत्वपूर्ण पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी को, बाकी नहीं प्रश्न पूछा जाता है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि खिलजी और तुगलक में तीनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कोशिश करेंगे कि खत्म कर लें, क्योंकि सैयद में तो बस 2-4 पॉइंट ही पढ़ना है और लोधी में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, सैयद में वैसे ज्यादा। तो यहाँ तक है आपका एक जो है वह समाप्त हुआ, सर आ चुके हैं। तो ये पूरी कहानी याद रखिएगा, सिर्फ स्टोरी को ही याद रखने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा फैक्ट्स जो है आप रिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पता होगा सही क्रम क्या है तो बहुत सारे पॉइंट्स